लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी मम्मद भाई, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। फारस रोड से आप उस तरफ गली में चले जाइए जो सफेद गली कहलाती है, तो उसके आखिरी सिरे पर आपको चंद होटल मिलेंगे। यूं तो बंबई में कदम कदम पर होटल और रेस्तरां होते हैं, मगर ये रेस्तरां इस लिहाज से बहुत दिलचस्प और मुनफरीद हैं कि ये उस इलाके में वाक़े हैं जहां भांत भांत की लौंडियां बसती हैं। एक जमाना गुजर चुका है, बस आप यही समझिए कि 20 बरस के करीब, जब मैं उन रेस्तरानों में चाय पिया करता था और खाना खाया करता था। सफेद गली से आगे निकलकर प्ले हाउस आता है, उधर दिन भर हाव हू रहती है। सिनेमा के शो दिन भर चलते रहते थे, चंपियां होती थीं। सिनेमा घर गालिबन 4 थे। उनके बाहर घंटियां बजा बजा कर बड़े समाद पाश तरीके पर लोगों को मदऊ करते। आओ आओ, 2 आने में फर्स्ट क्लास खेल, 2 आने में। बाज औकात ये घंटियां बजाने वाले जबरदस्ती लोगों को अंदर धकेल देते थे। बाहर कुर्सियों पर चंपी कराने वाले बैठे होते थे, जिनकी खोपड़ियों की मरम्मत बड़े साइंटिफिक तरीके पर की जाती थी। मालिश अच्छी चीज है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि बंबई के रहने वाले इसके इतने गिरवीदा क्यों हैं। दिन को और रात को हर वक्त उन्हें तेल मालिश की जरूरत महसूस होती। आप अगर चाहें तो रात के 3 बजे बड़ी आसानी से तेल मालिशिया बुला सकते हैं। यूं भी सारी रात आप ख्वाह बंबई के किसी कोने में हो, ये आवाज आप यकीनन सुनते रहेंगे, पी पी पी। ये पी चंपी का मुखफ़्फ़ है। फारस रोड यूं तो एक सड़क का नाम है, लेकिन दरअसल ये उस पूरे इलाके से मंसूब है जहां बेसवाएं बसती हैं। ये बहुत बड़ा इलाका है। इसमें कई गलियां हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन सहूलत के तौर पर इसकी हर गली को फारस रोड या सफ़ेद गली कहा जाता है। इसमें सैकड़ों जंगला लगी दुकानें हैं, जिनमें मुख्तलिफ रंगो सिन की औरतें बैठकर अपना जिस्म बेचती हैं, मुख्तलिफ दामों पर। 8 आने से 8 रुपये तक, 8 रुपये से 100 रुपये तक। हर दाम की औरत आपको इस इलाके में मिल सकती है। यहूदी, पंजाबी, मरहटी, कश्मीरी, गुजराती, बंगाली, एंग्लो इंडियन, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी, गर्जिये की हर किस्म की औरत आपको यहां से दस्तयाब हो सकती है। ये औरतें कैसी होती हैं, माफ कीजिएगा, इसके मुतल्लिक आप मुझसे कुछ न पूछिए। बस औरतें होती हैं और उनको गाहक मिल ही जाते हैं। इस इलाके में बहुत से चीनी भी आबाद हैं। मालूम नहीं ये क्या कारोबार करते हैं, मगर रहते इसी इलाके में हैं। बाज तो रेस्तरां चलाते हैं जिनके बाहर बोर्डों पर ऊपर नीचे कीड़े मकोड़ों की शक्ल में कुछ लिखा होता है, मालूम नहीं क्या। इस इलाके में बिजनेसमैन और हर कौम के लोग आबाद हैं। एक गली है जिसका नाम अरब सेन है। वहां के लोग उसे अरब गली कहते हैं। उस जमाने में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस गली में गालिबन 20-25 अरब रहते थे, जो खुद को मोतियों के व्यापारी कहते थे। बाकी आबादी पंजाबियों और रामपुरियों पर मुश्तमिल थी। उस गली में मुझे एक कमरा मिल गया था, जिसमें सूरज की रोशनी का दाखिला बंद था। हर वक्त बिजली का बल्ब रोशन रहता था। उसका किराया 9.5 रुपये माहवार था। आपका अगर बंबई में कयाम नहीं रहा तो शायद आप मुश्किल से यकीन करें कि वहां किसी को किसी और से सरोकार नहीं होता। अगर आप अपनी खोली में मर रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके पड़ोस में कत्ल हो जाए, मजाल है जो आपको उसकी खबर हो जाए। मगर वहां अरब गली में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसको अड़ोस पड़ोस के हर शख्स से दिलचस्पी थी। उसका नाम मम्मद भाई था। मम्मद भाई रामपुर का रहने वाला था। अव्वल दर्जे का फकीर, गतके और बनूट के फन में यकता। मैं जब अरब गली में आया तो होटलों में उसका नाम अक्सर सुनने में आया, लेकिन एक अरसे तक उससे मुलाकात न हो सकी। मैं सुबह सवेरे अपनी खोली से निकल जाता था और बहुत रात गए लौटता था, लेकिन मुझे मम्मद भाई से मिलने का बहुत इश्तियाक था, क्योंकि उसके मुतल्लिक अरब गली में बेशुमार दास्तानें मशहूर थीं कि 20-25 आदमी अगर लाठियों से मुसल्लह होकर उस पर टूट पड़े तो वो उसका बाल तक बाका नहीं कर सकते। 1 मिनट के अंदर अंदर वो सब को चित कर देता है, और ये कि उस जैसा छुरी मार सारी बंबई में नहीं मिल सकता। ऐसी छुरी मारता है कि जिसके लगती है उसे पता भी नहीं चलता।
100 कदम बगैर एहसास के चलता रहता है और आखिर एकदम ढेर हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये उसके हाथ की सफाई है। उसके हाथ की सफाई देखने का मुझे इश्तियाक नहीं था, लेकिन यूं उसके मुतल्लिक और बातें सुन सुनकर मेरे दिल में ये ख्वाहिश जरूर पैदा हो चुकी थी कि मैं उसे देखूं, उससे बातें न करूं लेकिन करीब से देख लूं कि वो कैसा है। उस तमाम इलाके पर उसकी शख्सियत छाई हुई थी। वो बहुत बड़ा दादा यानी बदमाश था, लेकिन उसके बावजूद लोग कहते थे कि उसने किसी की बहू बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लंगोट का बहुत पक्का है, गरीबों के दुख दर्द का शरीक है। अरब गली, सिर्फ अरब गली नहीं, आसपास जितनी गलियां थीं उनमें जितनी नादार औरतें थीं सब मम्मद भाई को जानती थीं, क्योंकि वो अक्सर उनकी माली इमदाद करता रहता था। लेकिन वो खुद उनके पास कभी नहीं जाता था, अपने किसी खुर्दसाल शागिर्द को भेज देता था और उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लिया करता था। मुझे मालूम नहीं उसकी आमदनी के क्या जराए थे। अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था। उसके पास एक छोटा सा तांगा था जिसमें बड़ा तंदुरुस्त टट्टू जुता होता था। उसको वो खुद चलाता था। साथ 2 या 3 शागिर्द होते थे, बड़े बाअदब। भिंडी बाजार का एक चक्कर लगाया, किसी दरगाह में होकर वो उस तांगे में वापस अरब गली आ जाता था और किसी ईरानी के होटल में बैठकर अपने शागिर्दों के साथ गतके और बनोट की बातों में मसरूफ हो जाता था। मेरी खोली के साथ ही एक और खोली थी जिसमें मारवाड़ का एक मुसलमान रक्कास रहता था। उसने मुझे मम्मद भाई की सैकड़ों कहानियां सुनाई। उसने मुझे बताया कि मम्मद भाई 1 लाख रुपए का आदमी है। उसको एक मर्तबा हैजा हो गया था। मम्मद भाई को पता चला तो उसने फारस रोड के तमाम डॉक्टर उसकी खोली में इकट्ठे कर दिए और उनसे कहा, देखो, अगर आशिक हुसैन को कुछ हो गया तो मैं सबका सफाया कर दूंगा। आशिक हुसैन ने बड़े अकीदतमंदाना लहजे में मुझसे कहा, मंटू साहब, मम्मद भाई फरिश्ता है, फरिश्ता। जब उसने डॉक्टरों को धमकी दी तो वो सब कांपने लगे। ऐसा लग के इलाज किया कि मैं 2 दिन में ठीक ठाक हो गया। मम्मद भाई के मुतल्लिक मैं अरब गली के गंदे और वाहियात रेस्तरानों में और भी बहुत कुछ सुन चुका था। एक शख्स ने, जो गालिबन उसका शागिर्द था और खुद को बहुत बड़ा फकीर समझता था, मुझसे ये कहा था कि मम्मद दादा अपने नेफे में एक ऐसा आबदार खंजर उड़स के रखता है जो उस्तरे की तरह शेव भी कर सकता है, और ये खंजर नियाम में नहीं होता, खुला रहता है, बिल्कुल नंगा, और वो भी उसके पेट के साथ। उसकी नोक इतनी तीखी है कि अगर बातें करते हुए झुकते हुए उससे जरा सी गलती हो जाए तो मम्मद भाई का एकदम काम तमाम होके रह जाए। जाहिर है कि उसको देखने और उससे मिलने का इश्तियाक दिन ब दिन मेरे दिलो दिमाग में बढ़ता गया। मालूम नहीं मैंने अपने तसव्वुर में उसकी शक्ल सूरत का क्या नक्शा तैयार किया था। बहरहाल इतनी मुद्दत के बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं एक कवि हैकल इंसान को अपनी आंखों के सामने देखता था जिसका नाम मम्मद भाई था। उस किस्म का आदमी जौहर को लैस साइकिलों पर इश्तिहार के तौर पर दिया जाता है। मैं सुबह सवेरे अपने काम पर निकल जाता था और रात को 10 बजे के करीब खाने वाने से फारिग होकर वापस आकर फौरन सो जाता था। इस दौरान में मम्मद भाई से कैसे मुलाकात हो सकती थी। मैंने कई मर्तबा सोचा कि काम पर ना जाऊं और सारा दिन अरब गली में गुजार कर मम्मद भाई को देखने की कोशिश करूं, मगर अफसोस कि मैं ऐसा न कर सका, इसलिए कि मेरी मुलाजिमत ही बड़ी वाहियात किस्म की थी। मम्मद भाई से मुलाकात करने की सोच ही रहा था कि अचानक इन्फ्लुएंजा ने मुझ पर जबरदस्त हमला किया। ऐसा हमला कि मैं बौखला गया। खतरा था कि ये बिगड़कर निमोनिया में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि अरब गली के एक डॉक्टर ने यही कहा था। मैं बिल्कुल तने तनहा था। मेरे साथ जो एक आदमी रहता था उसको पूना में नौकरी मिल गई थी, इसलिए उसकी रिफाकत भी नसीब नहीं थी। मैं बुखार में फुका जा रहा था। इस कदर प्यास थी कि जो पानी खोली में रखा था वो मेरे लिए नाकाफी था, और दोस्त यार कोई पास नहीं था जो मेरी देखभाल करता। मैं बहुत सख्त जान हूं, देखभाल की मुझे उमूमन जरूरत महसूस नहीं हुआ करती, मगर मालूम नहीं कि वो किस किस्म का बुखार था, इन्फ्लुएंजा था, मलेरिया था या और क्या था। लेकिन उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मैं बिलबिलाने लगा। मेरे दिल में पहली मर्तबा ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे पास कोई हो जो मुझे दिलासा दे। दिलासा न दे तो कम अज कम 1 सेकंड के लिए अपनी शक्ल दिखा के चला जाए,
ताकि मुझे ये खुशगवार एहसास हो कि मुझे पूछने वाला भी कोई है। 2 दिन तक मैं बिस्तर में पड़ा तकलीफ भरी करवटें लेता रहा, मगर कोई ना आया। आना भी किसे था? मेरी जान पहचान के आदमी ही कितने थे? 2, 3 या 4, और वो इतनी दूर रहते थे कि उनको मेरी मौत का इल्म भी नहीं हो सकता था। और फिर यहां बंबई में कौन किसको पूछता है? कोई मरे या जिए उनकी बला से। मेरी बहुत बुरी हालत थी। आशिक हुसैन डांसर की बीवी बीमार थी, इसलिए वो अपने वतन जा चुका था। ये मुझे होटल के छोकरे ने बताया था। अब मैं किसको बुलाता? बड़ी निढाल हालत में था और सोच रहा था कि खुद नीचे उतरूं और किसी डॉक्टर के पास जाऊं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने ख्याल किया कि होटल का छोकरा, जिसे बंबई की जबान में बाहर वाला कहते हैं, होगा। बड़ी मरियल आवाज में कहा, आ जाओ। दरवाजा खुला और एक छरेरे बदन का आदमी, जिसकी मूछें मुझे सबसे पहले दिखाई दी, अंदर दाखिल हुआ। उसकी मूछें ही सब कुछ थी। मेरा मतलब यह है कि अगर उसकी मूछें न होती तो बहुत मुमकिन है कि वो कुछ भी न होता। उसकी मूछों ही से ऐसा मालूम होता था कि उसके सारे वजूद को जिंदगी बख्श रही है। वो अंदर आया और अपनी कैसर विलियम जैसी मूछों को एक उंगली से ठीक करते हुए मेरी खाट के करीब आया। उसके पीछे पीछे 3-4 आदमी थे, अजीबो गरीब वज़ाक़ता के। मैं बहुत हैरान था कि ये कौन है और मेरे पास क्यों आए हैं। कैसर विलियम जैसी मूछों और छरेरे बदन वाले ने मुझसे बड़ी नर्म नाजुक आवाज में कहा, वमटो साहब, आपने हद कर दी। साला मुझे इत्तला क्यों न दी? मंटो का वमटो बन जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। इसके अलावा मैं इस मूड में भी नहीं था कि मैं उसकी इस्लाह करता। मैंने अपनी नहीफ आवाज में उसकी मूंछों से सिर्फ इतना कहा, आप कौन हैं? उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, मोहम्मद भाई। मैं उठकर बैठ गया। मोहम्मद भाई? तो आप मोहम्मद भाई हैं, मशहूर दादा। मैंने ये कह तो दिया, लेकिन फौरन मुझे अपने बैंडेपन का एहसास हुआ और रुक गया। मोहम्मद भाई ने छोटी उंगली से अपनी मूंछों के करख्त बाल जरा ऊपर किए और मुस्कुराया, हाँ वमटो भाई, मैं मोहम्मद हूं, यहां का मशहूर दादा। मुझे बाहर वाले से मालूम हुआ कि तुम बीमार हो। साला ये भी कोई बात है कि तुमने मुझे खबर न की? मोहम्मद भाई का मस्तक फिट जाता है जब कोई ऐसी बात होती है। मैं जवाब में कुछ कहने वाला था कि उसने अपने साथियों में से एक से मुखातिब होकर कहा, अरे क्या नाम है तेरा? जा भाग के जा। और क्या नाम है उस डॉक्टर का? समझ गए ना? उससे कह दे कि मोहम्मद भाई तुझे बुलाता है। एकदम जल्दी आ, एकदम सब काम छोड़ दे और जल्दी आ। और देख साले से कहना सब दवाएं लेता आए। मोहम्मद भाई ने जिसको हुक्म दिया था वो एकदम चला गया। मैं सोच रहा था, मैं उसको देख रहा था। वो तमाम दास्तानें मेरे बुखार आलूद दिमाग में चल रही थीं, जो मैं उसके मुतल्लिक लोगों से सुन चुका था, लेकिन गडमड सूरत में, क्योंकि बार बार उसको देखने की वजह से उसकी मूछें सब पर छा जाती थीं। बड़ी खौफनाक मगर बड़ी खूबसूरत मूछें थीं, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि उसके चेहरे को, जिसके खदो खाल बड़े मुलायम और नर्म नाजक हैं, सिर्फ खौफनाक बनाने के लिए ये मूछें रखी गई हैं। मैंने अपने बुखार आलूद दिमाग में ये सोचा कि ये शख्स दर हकीकत इतना खौफनाक नहीं जितना उसने खुद को जाहिर कर रखा है। खोली में कुर्सी नहीं। मैंने मोहम्मद भाई से कहा वो मेरी चारपाई पर बैठ जाए, मगर उसने इनकार कर दिया और बड़े रूखे लहजे में कहा, ठीक है, हम खड़े रहेंगे। फिर उसने टहलते हुए, हालांकि उस खोली में उस अय्याशी की कोई गुंजाइश नहीं थी, कुर्ते का दामन उठाकर पाजामे के नेफे से एक खंजर निकाला। मैं समझा चांदी का है। इस कदर लश्क रहा था कि मैं आपसे क्या कहूं। ये खंजर निकालकर पहले उसने अपनी कलाई पर फेरा। जो बाल उसकी जद में आए सब साफ हो गए। उसने इस पर अपने इत्मीनान का इजहार किया और नाखून तराशने लगा। उसकी आमद ही से मेरा बुखार कई दर्जे नीचे उतर गया था। मैंने अब किसी कदर होशमंद हालत में उससे कहा, मोहम्मद भाई, ये छुरी तुम इस तरह अपने नेफे में, यानी बिल्कुल अपने पेट के साथ रखते हो, इतनी तेज है, क्या तुम्हें खौफ महसूस नहीं होता? मोहम्मद ने खंजर से अपने नाखून की एक काश बड़ी सफाई से उड़ाते हुए जवाब दिया, वमटो भाई, ये छुरी दूसरों के लिए है, ये अच्छी तरह जानती है। साली अपनी चीज है, मुझे नुकसान कैसे पहुंचाएगी? छुरी से जो रिश्ता उसने कायम किया था वो कुछ ऐसा ही था जैसे कोई माँ या बाप कहे कि ये मेरा बेटा है या बेटी है। उसका हाथ मुझ पर कैसे उठ सकता है? डॉक्टर आ गया। उसका नाम पिंटू था और मैं वमटो।
उसने मोहम्मद भाई को अपने क्रिश्चियन अंदाज में सलाम किया और पूछा कि मामला क्या है। जो मामला था वो मोहम्मद भाई ने बयान कर दिया, मुख्तसर लेकिन कड़े अल्फाज में, जिनमें तहक्कुम था कि देखो, अगर तुमने वमटो भाई का इलाज अच्छी तरह न किया तो तुम्हारी खैर नहीं। डॉक्टर पिंटू ने फर्माबरदार लड़के की तरह अपना काम किया। मेरी नब्ज देखी, स्टेथोस्कोप लगाकर मेरे सीने और पीठ का मुआयना किया, ब्लड प्रेशर देखा, मुझसे मेरी बीमारी की तमाम तफसील पूछी। इसके बाद उसने मुझसे नहीं, मोहम्मद भाई से कहा, कोई फिक्र की बात नहीं है, मलेरिया है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूं। मोहम्मद भाई मुझसे कुछ फासले पर खड़ा था। उसने डॉक्टर पिंटू की बात सुनी और खंजर से अपनी कलाई के बाल उड़ाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, इंजेक्शन देना है तो दे, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया तो। डॉक्टर पिंटू कांप गया। नहीं मोहम्मद भाई, सब ठीक हो जाएगा। मोहम्मद भाई ने खंजर अपने नेफे में उड़स लिया। तो ठीक है, तो मैं इंजेक्शन लगाता हूं। डॉक्टर ने अपना बैग खोला और सिरिंज निकाली। ठहरो ठहरो, मोहम्मद भाई घबरा गया था। डॉक्टर ने सिरिंज फौरन बैग में वापस रख दी और मिमियाते हुए मोहम्मद भाई से मुखातिब हुआ, क्यों? बस, मैं किसी के सुई लगते नहीं देख सकता। ये कहकर वो खोली से बाहर चला गया। उसके साथी भी चले गए। डॉक्टर पिंटू ने मेरे कुनैन का इंजेक्शन लगाया, बड़े सलीके से, वरना मलेरिया का ये इंजेक्शन बड़ा तकलीफदेह होता है। जब वो फारिग हुआ तो मैंने उससे फीस पूछी। उसने कहा 10 रुपये। मैं तकिए के नीचे से अपना बटुआ निकाल रहा था कि मोहम्मद भाई अंदर आ गया। उस वक्त मैं 10 रुपये का नोट डॉक्टर पिंटू को दे रहा था। मोहम्मद भाई ने गजब आलूद निगाहों से मुझे और डॉक्टर को देखा और गरज कर कहा, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, फीस दे रहा हूं। मोहम्मद भाई डॉक्टर पिंटू से मुखातिब हुआ, साले ये फीस कैसी ले रहे हो? डॉक्टर पिंटू बौखला गया, मैं कब ले रहा हूं, ये दे रहे थे। साला हमसे फीस लेते हो, वापस करो ये नोट। मोहम्मद भाई के लहजे में उसके खंजर ऐसी तेजी थी। डॉक्टर पिंटू ने मुझे नोट वापस कर दिया और बैग बंद करके मोहम्मद भाई से माजरत तलब करते हुए चला गया। मोहम्मद भाई ने एक उंगली से अपनी कांटों ऐसी मूछों को ताव दिया और मुस्कुराया, वमटो भाई, ये भी कोई बात है कि इस इलाके का डॉक्टर तुमसे फीस ले? तुम्हारी कसम, अपनी मूछें मुड़वा देता अगर इस साले ने फीस ली होती। यहां सब तुम्हारे गुलाम हैं। थोड़े से तवक्कुफ के बाद मैंने उससे पूछा, मोहम्मद भाई, तुम मुझे कैसे जानते हो? मोहम्मद भाई की मूछें थरथराईं। मोहम्मद भाई किसे नहीं जानता, हम यहाँ के बादशाह हैं प्यारे, अपनी रियाया का ख्याल रखते हैं। हमारी सीआईडी है, वो हमें बताती रहती है कौन आया है, कौन गया है, कौन अच्छी हालत में है, कौन बुरी हालत में है। तुम्हारे मुतल्लिक हम सब कुछ जानते हैं। मैंने अजराह तफन्नुन पूछा, क्या जानते हैं आप? साला हम क्या नहीं जानते? तुम अमृतसर का रहने वाला है, कश्मीरी है, यहाँ अखबारों में काम करता है। तुमने बिस्मिल्लाह होटल के 10 रुपये देने हैं, इसलिए तुम उधर से नहीं गुजरते। भिंडी बाजार में एक पान वाला तुम्हारी जान को रोता है, उससे तुम 20 रुपये 10 आने के सिगरेट लेकर फूंक चुके हो। मैं पानी पानी हो गया। मोहम्मद भाई ने अपनी करख्त मूंछों पर एक उंगली फेरी और मुस्कुराकर कहा, वमटो भाई, कुछ फिक्र न करो, तुम्हारे सब कर्ज चुका दिए गए हैं। अब तुम नए सिरे से मामला शुरू कर सकते हो। मैंने उन सालों से कह दिया कि खबरदार, अगर वमटो भाई को तुमने तंग किया, और मोहम्मद भाई तुमसे कहता है कि इंशाअल्लाह कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मेरी समझ में नहीं आता था कि उससे क्या कहूं। बीमार था, कुनैन का टीका लग चुका था, जिसके 22 कानों में शाएं शाएं हो रही थी। इसके अलावा मैं उसके खुलूस के नीचे इतना दब चुका था कि अगर मुझे कोई निकालने की कोशिश करता तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती। मैं सिर्फ इतना कह सका, मोहम्मद भाई, खुदा तुम्हें जिंदा रखे, तुम खुश रहो। मोहम्मद भाई ने अपनी मूंछों के बाल जरा ऊपर किए और कुछ कहे बगैर चला गया। डॉक्टर पिंटू हर रोज सुबह शाम आता रहा। मैंने उससे कई मर्तबा फीस का जिक्र किया, मगर उसने कानों को हाथ लगाकर कहा, नहीं मिस्टर मंटो, मोहम्मद भाई का मामला है, मैं 1 डेढ़िया भी नहीं ले सकता। मैंने सोचा ये मोहम्मद भाई कोई बहुत बड़ा आदमी है, यानी खौफनाक किस्म का, जिससे डॉक्टर पिंटू, जो बड़ा खसीस किस्म का आदमी है, डरता है और मुझसे फीस लेने की जुर्रत नहीं करता। हालांकि वो अपनी जेब से इंजेक्शनों पर खर्च कर रहा है। बीमारी के दौरान में मोहम्मद भाई भी बिला नागा आता रहा।
कभी सुबह आता, कभी शाम को अपने 6-7 शागिर्दों के साथ, और मुझे हर मुमकिन तरीके से ढाढ़स देता कि मामूली मलेरिया है, तुम डॉक्टर पिंटू के इलाज से इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। 15 रोज के बाद मैं ठीक ठाक हो गया। इस दौरान मैं मोहम्मद भाई के हर खदो खाल को अच्छी तरह देख चुका था। जैसा कि मैं इससे पेशतर कह चुका हूं, वो छरेरे बदन का आदमी था। उम्र ही 25-30 के दरमियान होगी। पतली पतली बाहें, टांगें भी ऐसी ही थीं। हाथ बला के फुर्तीले थे। उनसे जब वो छोटा तेज धार चाकू किसी दुश्मन पर फेंकता था तो वो सीधा उसके दिल में खुबता था। ये मुझे अरब के गली ने बताया था। उसके मुतल्लिक बेशुमार बातें मशहूर थीं। उसने किसी को कत्ल किया था। मैं उसके मुतल्लिक वसूक से कुछ नहीं कह सकता। छुरी मार वो अव्वल दर्जे का था, बनोट और गतके का माहिर। यूं सब कहते थे कि वो सैकड़ों कत्ल कर चुका है, मगर मैं ये अब भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन जब मैं उसके खंजर के मुतल्लिक सोचता हूं तो मेरे तन बदन पर झुरझुरी सी तारी हो जाती है। ये खौफनाक हथियार वो क्यों हर वक्त अपने शलवार के नेफे में उड़से रहता है। मैं जब अच्छा हो गया तो एक दिन अरब गली के एक 3rd क्लास चीनी रेस्तरां में उससे मेरी मुलाकात हुई। वो अपना वही खौफनाक खंजर निकालकर अपने नाखून काट रहा था। मैंने उससे पूछा, मोहम्मद भाई, आजकल बंदूक पिस्तौल का जमाना है, तुम ये खंजर क्यों लिए फिरते हो? मोहम्मद भाई ने अपनी करख्त मूंछों पर एक उंगली फेरी और कहा, वमटो भाई, बंदूक पिस्तौल में कोई मजा नहीं। उन्हें कोई बच्चा भी चला सकता है। घोड़ा दबाया और ठा, उसमें क्या मजा है? ये चीज, ये खंजर, ये छुरी, ये चाकू, मजा आता है ना? खुदा की कसम, ये वो है। तुम क्या कहा करते हो? हाँ, आर्ट। इसमें आर्ट होता है मेरी जान। जिसको चाकू या छुरी चलाने का आर्ट ना आता हो वो एकदम कंडम है। पिस्तौल क्या है? खिलौना है जो नुकसान पहुंचा सकता है, पर उसमें क्या लुत्फ आता है? कुछ भी नहीं। तुम ये खंजर देखो, इसकी तेज धार देखो। ये कहते हुए उसने अंगूठे पर लब लगाया और उसकी धार पर फेरा। इससे कोई धमाका नहीं होता, बस यूं पेट के अंदर दाखिल कर दो, इस सफाई से कि उस साले को मालूम तक ना हो। बंदूक पिस्तौल सब बकवास है। मोहम्मद भाई से अब हर रोज किसी न किसी वक्त मुलाकात हो जाती थी। मैं उसका ममनूने एहसान था, लेकिन जब मैं उसका जिक्र किया करता तो वो नाराज हो जाता। वो कहता था कि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। जब मैंने कुछ तफ्तीश की तो मुझे मालूम हुआ कि फारस रोड के इलाके का वो एक किस्म का हाकिम है। ऐसा हाकिम जो हर शख्स की खबरगिरी करता था। कोई बीमार हो, किसी की कोई तकलीफ हो, मोहम्मद भाई उसके पास पहुंच जाता था, और ये उसकी सीआईडी का काम था, जो उसको हर चीज से बाखबर रखती थी। वो दादा था, यानी एक खतरनाक गुंडा, लेकिन मेरी समझ में अब भी नहीं आता कि वो किस लिहाज से गुंडा था। खुदा वाहिद शाहिद है कि मैंने उसमें कोई गुंडापन नहीं देखा। एक सिर्फ उसकी मूछें थी जो उसको हैबतनाक बनाए रखती थीं, लेकिन उसको उनसे प्यार था। वो उनकी इस तरह परवरिश करता था जिस तरह कोई अपनी बच्चे की करे। उसकी मूछों का एक एक बाल खड़ा था, जैसे खार पुश्त का। मुझे किसी ने बताया था कि मोहम्मद भाई हर रोज अपनी मूछों को बालाई खिलाता है। जब खाना खाता है तो सालन भरी उंगलियों से अपनी मूछें जरूर मरोड़ता है कि बुजुर्गों के कहने के मुताबिक यूं बालों में ताकत आती है। मैं उससे पेशतर गालिबन कई मर्तबा कह चुका हूं कि उसकी मूछें बड़ी खौफनाक थीं। दरअसल मूछों का नाम ही मोहम्मद भाई था, या उस खंजर का जो उसकी तंग घेरे की शलवार के नेफे में हर वक्त मौजूद रहता था। मुझे उन दोनों चीजों से डर लगता था, ना मालूम क्यों। मोहम्मद भाई यूं तो उस इलाके का बहुत बड़ा दादा था, लेकिन वो सबका हमदर्द था। मालूम नहीं उसकी आमदनी के क्या जराए थे, पर वो हर हाजतमंद की बर वक्त मदद करता था। उस इलाके की तमाम रन्नियां उसको अपना पीर मानती थीं। चूंकि वो एक माना हुआ गुंडा था, इसलिए लाजिम था कि उसका ताल्लुक वहां की किसी तवाइफ से होता, मगर मुझे मालूम हुआ कि इस किस्म के सिलसिले से उसका दूर का भी ताल्लुक नहीं रहा था। मेरी उसकी बड़ी दोस्ती हो गई थी। अनपढ़ था, लेकिन जाने क्यों वो मेरी इतनी इज्जत करता था कि अरब गली के तमाम आदमी रश्क करते थे।
एक दिन सुबह सवेरे दफ्तर जाते वक्त मैंने चीनी के होटल में किसी से सुना कि मोहम्मद भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, इसलिए कि तमाम थाने वाले उसके दोस्त थे। क्या वजह हो सकती थी? मैंने उसके आदमी से पूछा कि क्या बात हुई जो मोहम्मद भाई गिरफ्तार हो गया। उसने मुझसे कहा कि इसी अरब गली में एक औरत रहती है जिसका नाम शीरीं बाई है। उसकी एक जवान लड़की है, उसको कल एक आदमी ने खराब कर दिया, यानी उसकी इस्मत दरी कर दी। शीरीं बाई रोती हुई मोहम्मद भाई के पास आई और उससे कहा, तुम यहाँ के दादा हो, मेरी बेटी से फला आदमी ने ये बुरा किया है, लानत है तुम पर कि तुम घर में बैठे हो। मोहम्मद भाई ने ये मोटी गाली उस बुढ़िया को दी और कहा, तुम चाहती क्या हो? उसने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम उस हरामजादे का पेट चाक कर दो। मोहम्मद भाई उस वक्त होटल में सेस पाव के साथ कीमा खा रहा था। ये सुनकर उसने अपने नेफे में से खंजर निकाला, उस पर अंगूठा फेर कर उसकी धार देखी और बुढ़िया से कहा, जा तेरा काम हो जाएगा। और उसका काम हो गया। दूसरे मानों में जिस आदमी ने उस बुढ़िया की लड़की की इस्मत दरी की थी, आध घंटे के अंदर अंदर उसका काम तमाम हो गया। मोहम्मद भाई गिरफ्तार तो हो गया था, मगर उसने काम इतनी होशियारी और चाबुकदस्ती से किया था कि उसके खिलाफ कोई शहादत नहीं थी। इसके अलावा अगर कोई ऐनी शाहिद मौजूद भी होता तो वो कभी अदालत में बयान न देता। नतीजा ये हुआ कि उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2 दिन हवालात में रहा, मगर उसको वहां कोई तकलीफ न थी। पुलिस के सिपाही, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सब उसको जानते थे। लेकिन जब वो जमानत पर रिहा होकर बाहर आया तो मैंने महसूस किया कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका पहुंचा है। उसकी मूछें जो खौफनाक तौर पर ऊपर को उठी होती थी, अब किसी कदर झुकी हुई थी। चीनी के होटल में उससे मेरी मुलाकात हुई। उसके कपड़े जो हमेशा उजले होते थे, मैले थे। मैंने उससे कत्ल के मुतल्लिक कोई बात न की, लेकिन उसने खुद कहा, वमटो साहब, मुझे इस बात का अफसोस है कि साला देर से मरा। छुरी मारने में मुझसे गलती हो गई, हाथ टेढ़ा पड़ा, लेकिन वो भी उस साले का कसूर था। एकदम मुड़ गया और इस वजह से सारा मामला कंडम हो गया। लेकिन मर गया जरा तकलीफ के साथ, जिसका मुझे अफसोस है। आप खुद सोच सकते हैं कि मेरा रद्द अमल क्या होगा। यानी उसको अफसोस था कि वो उसे बातरीके एहसन कत्ल न कर सका, और ये कि मरने में उसे जरा तकलीफ हुई है। मुकदमा चलना था और मोहम्मद भाई उससे बहुत घबराता था। उसने अपनी जिंदगी में अदालत की शक्ल कभी नहीं देखी थी। मालूम नहीं उसने इससे पहले भी कत्ल किए थे कि नहीं, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक नहीं, वो मजिस्ट्रेट, वकील और गवाह के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता था, इसलिए कि उसका साबका उन लोगों से कभी पड़ा नहीं था। वो बहुत फिक्रमंद था। पुलिस ने जब केस पेश करना चाहा और तारीख मुकर्रर हो गई तो मोहम्मद भाई बहुत परेशान हो गया। अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने कैसे हाजिर हुआ जाता है, इसके मुतल्लिक उसको कतन मालूम नहीं था। बार बार वो अपनी करख्त मूंछों पर उंगलियां फेरता और मुझसे कहता था, वमटो साहब, मैं मर जाऊंगा पर कोर्ट नहीं जाऊंगा। साली मालूम नहीं कैसी जगह है। अरब गली में उसके कई दोस्त थे। उन्होंने उसको ढारस दी कि मामला संगीन नहीं है, कोई गवाह मौजूद नहीं, एक सिर्फ उसकी मूछें हैं जो मजिस्ट्रेट के दिल में उसके खिलाफ यकीनी तौर पर कोई मुखालिफ जज्बा पैदा कर सकती हैं। जैसा कि मैं इससे पेशतर कह चुका हूं कि उसकी सिर्फ मूछें ही थी जो उसको खौफनाक बनाती थीं। अगर ये न होती तो वो हरगिज हरगिज दादा दिखाई न देता। उसने बहुत गौर किया। उसकी जमानत थाने ही में हो गई थी। अब उसे अदालत में पेश होना था। मजिस्ट्रेट से वो बहुत घबराता था। ईरानी के होटल में जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने महसूस किया कि वो बहुत परेशान है। उसको अपनी मूछों के मुतल्लिक बड़ी फिक्र थी। वो सोचता था कि उनके साथ अगर वो अदालत में पेश हुआ तो बहुत मुमकिन है उसको सजा हो जाए। आप समझते हैं कि ये कहानी है, मगर ये वाकया है कि वो बहुत परेशान था। उसके तमाम शागिर्द हैरान थे, इसलिए कि वो कभी हैरान परेशान नहीं हुआ था। उसको मूछों की फिक्र थी, क्योंकि उसके बाज़ करीबी दोस्तों ने उससे कहा था, मोहम्मद भाई, कोर्ट में जाना है तो इन मूछों के साथ कभी न जाना, मजिस्ट्रेट तुमको अंदर कर देगा। और वो सोचता था, हर वक्त सोचता था कि उसकी मूछों ने उस आदमी को कत्ल किया है या उसने, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकता था। उसने अपना खंजर, मालूम नहीं जो पहली मर्तबा खून आशना था या इससे पहले कई मर्तबा हो चुका था,
अपने नेफे से निकाला और होटल के बाहर गली में फेंक दिया। मैंने हैरत भरे लहजे में उससे पूछा, मोहम्मद भाई ये क्या? कुछ नहीं वमटो भाई, बहुत घोटाला हो गया है, कोर्ट में जाना है। यार दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी मूछें देखकर वो जरूर तुमको सजा देगा। अब बोलो मैं क्या करूं? मैं क्या बोल सकता था? मैंने उसकी मूछों की तरफ देखा जो वाकई बड़ी खौफनाक थी। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, मोहम्मद भाई बात तो ठीक है, तुम्हारी मूछें मजिस्ट्रेट के फैसले पर जरूर असरअंदाज होंगी। सच पूछो तो जो कुछ होगा तुम्हारे खिलाफ नहीं, मूछों के खिलाफ होगा। तो मैं मुंडवा दूं? मोहम्मद भाई ने अपनी चहेती मूछों पर बड़े प्यार से उंगली फेरी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है जो कुछ भी हो वो तुम न पूछो, लेकिन यहां हर शख्स का यही ख्याल है कि मैं इन्हें मुंडवा दूं ताकि वो साला मजिस्ट्रेट मेहरबान हो जाए। तो मुंडवा दूं वमटो भाई? मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद उससे कहा, हाँ अगर तुम मुनासिब समझते हो तो मुंडवा दो। अदालत का सवाल है और तुम्हारी मूछें वाकई बड़ी खौफनाक हैं। दूसरे दिन मोहम्मद भाई ने अपनी मूछें, अपनी जान से अजीज मूछें मुंडवा डाली, क्योंकि उसकी इज्जत खतरे में थी, लेकिन सिर्फ दूसरे के मशवरे पर। मिस्टर F.H. टैग की अदालत में उसका मुकदमा पेश हुआ। मूछों के बगैर मोहम्मद भाई पेश हुआ। मैं भी वहां मौजूद था। उसके खिलाफ कोई शहादत मौजूद नहीं थी, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने उसको खतरनाक गुंडा करार देते हुए तड़ी पार यानी सूबा बदर कर दिया। उसको सिर्फ एक दिन मिला था जिसमें उसे अपना तमाम हिसाब किताब तय करके बंबई छोड़ देना था। अदालत से बाहर निकलकर उसने मुझसे कोई बात न की। उसकी छोटी बड़ी उंगलियां बार बार बालाई होंठ की तरफ बढ़ती थीं, मगर वहां कोई बाल ही नहीं था। शाम को जब उसे बंबई छोड़कर कहीं और जाना था, मेरी उसकी मुलाकात ईरानी के होटल में हुई। उसके 10-20 शागिर्द आसपास कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। जब मैं उनसे मिला तो उसने मुझसे कोई बात न की। मूंछों के बगैर वो बहुत शरीफ आदमी दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो बहुत मगमूम है। उसके पास कुर्सी पर बैठकर मैंने उससे पूछा, क्या बात है मोहम्मद भाई? उसने जवाब में एक बहुत बड़ी गाली खुदा मालूम किसको दी और कहा, साला अब मोहम्मद भाई ही नहीं रहा। मुझे मालूम था कि वो सूबा बदर किया जा चुका है। कोई बात नहीं मोहम्मद भाई, यहां नहीं तो किसी और जगह से। उसने तमाम जगहों को बेशुमार गालियां दी। साला अपन को ये गम नहीं, यहां रहें या किसी और जगह रहें, ये साला मूछें क्यों मुड़वाई? फिर उसने उन लोगों को जिन्होंने उसको मूछें मुड़वाने का मशवरा दिया था 1 करोड़ गालियां दी और कहा, साला अगर मुझे तड़ी पार ही होना था तो मूछों के साथ क्यों ना हुआ? मुझे हंसी आ गई। वो आग बगूला हो गया। साला तुम कैसा आदमी है वमटो? हम सच कहता है खुदा की कसम हमें फांसी लगा देते, पर यह बेवकूफी तो हमने खुद की। आज तक किसी से न डरा था, साला अपनी मूछों से डर गया। ये कहकर उसने 2 हत्थड़ अपने मुंह पर मारा। मोहम्मद भाई लानत है तुझ पर, साला अपनी मूछों से डर गया, अब जा अपनी मां के। और उसकी आंखों में आंसू आ गए, जो उसकी मूछों के बगैर चेहरे पर कुछ अजीब से दिखाई देते थे। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी मोहम्मद भाई, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।